हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में टाइप्स, फॉर्म्स और एसेंशियल्स और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था और हमने ये भी डिसाइड किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है वो पढ़ेंगे। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, बैरियर का मतलब होता है रुकावट, किसी भी चीज में रुकावट आना, बाधा आना, उसको हम लोग बैरियर कहते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आखिर कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधाएं आती हैं हमारे साथ। एज ए स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं और आप जान सकते हैं कि एज अ कम्युनिकेशन में आपके साथ क्या बाधाएं आती हैं ऑलरेडी। और जब आप बिजनेस में इन टर्म्स ऑफ जब आप कहीं पे काम करेंगे या आप अपना बिजनेस ओन करेंगे एज अ एम्प्लॉय, आपको कहाँ कहाँ पे ये बैरियर्स को फेस करना पड़ सकता है और फिर हम आगे इसके देखेंगे कि हम इन बैरियर्स को दूर कैसे कर सकते हैं, इसको सही कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो 8 टाइप के बैरियर आपके सिलेबस में है। पहला है सिमेंटिक या लैंग्वेज बैरियर। सिमेंटिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज का अर्थ ना समझ में आना, उसका मतलब ना समझ पाना। ठीक, आपसे कुछ बोला जा रहा है पर आप उसका मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेंटिक बैरियर या लैंग्वेज बैरियर। ठीक, दूसरा होता है इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर। तीसरा है फिजिकल बैरियर। चौथा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। पांचवा है पर्सनल बैरियर। छठवां है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। सातवां है कल्चरल बैरियर और लास्ट 8वां है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। अब हम एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं, तो फिर हम इसके बारे में समझते जाएंगे। पहला पॉइंट सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर जैसे मैंने आपको बताया, लैंग्वेज बैरियर या सिमेंटिक बैरियर जिसको कहते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है कि कोई आपसे कुछ कह रहा है पर आप उसका अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा बाधक है, सबसे इंपॉर्टेंट बाधक है। ऐसा क्यों होता है? इसके 5 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है डिफरेंट लैंग्वेज। जो व्यक्ति आपसे बोल रहा है या बात कर रहा है, जिस भाषा में वह आपसे बात कर रहा है, आपको उस भाषा का ज्ञान ही नहीं है। ठीक, आप जैसे कोई कंपनी है, उसके अलग अलग देश में ऑफिसेज हैं, इंडिया में भी ऑफिस है, चाइना में भी ऑफिस है, यूरोप में भी ऑफिस है। अब आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वह चाइनीज भाषा में आपसे बात कर रहा है, आपको चाइनीज भाषा का ज्ञान नहीं है, तो क्या है, आपके और उसके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, एक बाधा बनी रहेगी। और वो बाधा क्या है? वह भाषा, वह भाषा आपकी बाधा बनी रहती है। ठीक, दूसरा है वर्ड्स। वर्ड्स मतलब शब्द जो लिखा हुआ है, जैसे सेम थिंग वो जब बोल रहा है तो उसकी भाषा आपके लिए बाधक है। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति आपको चाइनीज में लेटर लिख के दे दे, आप उसको पढ़ें, उसमें लिखे हुए शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक, जैसे समझ लीजिए अगर एक कोई कंपनी है और उसकी अलग अलग स्टेट्स में ऑफिसेज हैं, तो आपको कोई व्यक्ति तमिल में लेटर लिख के भेज देता है और फिर आप उसको पढ़ेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये शब्द क्या लिखा है, तो सब जलेबी जैसा ही दिख रहा है। तो वो क्या है? वो भी एक प्रकार का बैरियर है, एक जो है आपका बाधक है आपके कम्युनिकेशन में। तो सेकंड क्या हो गया? वर्ड्स की वजह से। थर्ड क्या है? पिक्चर्स। पिक्चर्स का यहाँ पे अर्थ है ग्राफ से, चार्ट से, डायग्राम से। मान लीजिए कि मुझे दिखाना है कि एक पाई चार्ट आपने देखा होगा, ऐसे गोल सा होता है, उसमें अलग अलग खाने बने होते हैं, इस प्रकार का कुछ दिखता है। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि इसमें से ये है 50%, ये है 25%, ये है 25%। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि ये पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है कि कितने लोग ऑफिस डेली आते हैं, कितने लोग कभी कभी आते हैं और कितने लोग बहुत कम आते हैं। पर इसमें कुछ लिखा ही नहीं है कि इसमें से कौन सा वाला पार्ट है जो कि ऑफिस आने वालों का है, जो कि कभी कभी आने वालों का है, या कभी कभी मतलब ना आने वालों का कितना कितना परसेंटेज है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर लेबलिंग नहीं की गई ग्राफ्स की, डायग्राम्स की, चार्ट्स की, जिसकी वजह से उनके बारे में समझने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। वो भी एक कम्युनिकेशन का बाधक बनता है कि जो भी आपको ब्लूप्रिंट्स दिए जा रहे हैं, मैप्स दिए जा रहे हैं, चार्ट्स दिए जा रहे हैं, उसको प्रॉपर कैप्शन और उसका रिटन स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि पढ़ने वाला कंफ्यूज ना हो। पांचवा है एक्शन। एक्शन मतलब मैंने जैसा बताया कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन होता है। ठीक, जब हम उससे कोई बात बोल रहे हैं तो जो हमारे शब्द हैं, शब्द के साथ साथ हमारी आंखें, हमारी लिप्स, हमारे हाव भाव सब मिल के हमारा एक मैसेज बनाता है, एक कम्युनिकेशन बनाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी लैंग्वेज मतलब हम बोल कुछ और रहे हैं पर हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है। ठीक,
हम उससे हो सकता है किसी बात को व्यंग के रूप में बोल रहे हैं, पर हमारी बॉडी लैंग्वेज, ना हम मुस्कुरा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो उसको वह बात बहुत सीरियस लग रही है। तो वो भी एक प्रकार का आपके कम्युनिकेशन में बाधक होता है कि जब आप अपनी बातों को, आप शब्द तो बोल रहे हो पर आपकी बॉडी उसको साथ में सपोर्ट नहीं कर रही, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी हाव भाव उसको साथ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो आप मैसेज देना चाहते हो रिसीवर को, वो मैसेज पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है। लास्ट पॉइंट है पुअर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दावली। ठीक, आपकी शब्दों के चयन करने की क्षमता। ठीक, आपको कितने शब्द आते हैं, आपकी शब्दावली बहुत खराब होती है। ठीक, तो ऐसे में क्या होता है, जब आप किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं, कुछ बात बताना चाहते हैं, आप जो चीज कहना चाहते हैं उसके लिए आपको शब्द ही नहीं मिलते। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। वो आंसर जानते हैं, वो अंदर से जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, इसका जवाब क्या हो सकता है, पर उनको शब्द ही नहीं मिलता है कि उस बात को वो व्यक्त कर पाए। ठीक, तो ये भी एक बहुत बड़ा बाधक है, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। ठीक, तो फर्स्ट बैरियर जो है, जो लैंग्वेज बैरियर है, वो 5 प्रकार के होते हैं। आप पांचों समझ चुके होंगे। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर। देखिए, इमोशनल का मतलब क्या होता है? भावुक, ठीक, या भाव से जुड़ा हुआ। और साइकोलॉजिकल क्या है? मानसिक रूप से जुड़ा हुआ। ठीक, कुछ जैसा आपने पिछली बार पढ़ा कि बोलने मतलब भाषा की क्षमता ना होना, ये क्या है? ये एक स्किल की कमी है। और ये क्या है? ये आपकी मानसिक रूप से आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते कुछ बोलने के लिए, वो उसकी कमी है। ठीक, इसमें पहला प्रकार क्या है? लॉस इन ट्रांसमिशन एंड रिटेंशन। रिटेंशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज को याद रखकर वापस से प्रकट करना। आपको मैंने कहा कि सुनो, मैंने 10 चीज की लिस्ट आपको बताई कि ये चले जाओ, ये 10 सामान वहां से बता दो कि भेज दें। अब आपको वो 10 नाम याद ही नहीं रह पा रहे हैं। ठीक, ये क्या है? ये आपके साइकोलॉजिकल बैरियर है कि आपको वो 10 नाम या 10 चीजों के सामान की लिस्ट याद ही नहीं है। आप जब वहां उसको मैसेज देने पहुंचते हैं तो आप उसको रिटेन ही नहीं कर पाते। ठीक, रिटेंशन ही नहीं हो पाता है और आप वह बात पूरी तरह से उसको बता नहीं पाते। कुछ हिस्सा उस बात का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉस इन ट्रांसमिशन। ठीक, कि भेजने में, बोलने में, यहां से वहां भेजने में मैसेज, कुछ मैसेज गायब हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है लैक इन ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट इन मैनेजमेंट। जब आपको मैनेजमेंट पे ही भरोसा नहीं रह जाता। ठीक, अगर कोई मैनेजर है और आपको उस पर भरोसा नहीं है कि जो ये बात बोल रहा है, जो ये बात मुझे बता रहा है, वह बात सही नहीं है, तो उसमें क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय उससे बात नहीं करना चाहता या उसको मैसेज पास नहीं करना चाहता। वो भी एक प्रकार का साइकोलॉजिकल बैरियर बनता है आपकी कम्युनिकेशन में। आपको ऐसा लगता है कि जो मेरा बॉस है, मैं उसको कोई बात बताता हूं तो वो अपने बॉस को जाके अपने क्रेडिट पे बात वो बता देता है आगे, और मुझे उस चीज का कोई श्रेय नहीं मिलता। ऐसा कई बार होता है ऑफिसेज में, कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, कि एक एम्प्लॉय, छोटा एम्प्लॉय जाता है अपने बॉस को कोई आइडिया देता है कि सर अगर हम ऐसे करें तो कंपनी का और फायदा हो सकता है। उस टाइम तो उसका जो मैनेजर होता है वो कहता है हाँ हाँ चलो देखते हैं, और आगे जाके यही सेम आइडिया वो अपने बॉस को, अपने मैनेजर को देता है। उसके लिए उसको बहुत शाबाशी मिलती है, बहुत वाहवाही मिलती है, पर वो कहीं भी अपने जूनियर को इस चीज़ का क्रेडिट नहीं देता है, उसका श्रेय नहीं देता है कि सर एक्चुअली ये आइडिया मेरा नहीं, उस व्यक्ति द्वारा मुझे बताया गया है। तो ऐसे में क्या होता है? मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर से भरोसा उठ जाता है और ऐसे केसेस में एक बैरियर आ जाता है एम्प्लॉयज और मैनेजर के बीच में, जिसमें एम्प्लॉय मैनेजर को बातें नहीं बताना चाहता। थर्ड पॉइंट है फेलियर टू कम्युनिकेट। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका जूनियर होता है वो सीनियर को, जूनियर का क्या मतलब होता है? यहाँ पे हम लोग जूनियर के लिए सबऑर्डिनेट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो सीनियर है वो अपने जूनियर को बातें कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, नहीं बताना चाहता। बहुत सारी कंपनी की ऐसे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, या किसी कारण से कि तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम बाकी एम्प्लॉयज़ में भी बता दोगे, ये एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। इस तरह से सीनियर जूनियर को बातें नहीं बताना चाहता, नहीं बताता है, जिससे क्या होता है? और कई बातें ऐसी होती हैं कि आप सोचते हो कि अरे ये तो, ये बताने वाली बात थोड़ी थी, ये तो पता ही है सबको।
आप ऐसा कई बार ऐसा होता है कि जो सीनियर होता है वो अज्यूम कर लेता है कि सबऑर्डिनेट्स को ये बात बताने वाली थोड़ी है, ये तो पता ही है। तो इस केस में कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है और ये भी एक प्रकार का बैरियर बनता है आगे चल के कम्युनिकेशन में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंडेंसी ऑन रिटन ऑर्डर। कई बार ऐसा होता है कि जो ओरल कम्युनिकेशन मतलब मुंह से बोली हुई बात और जो रिटन कम्युनिकेशन जो लिख के दी हुई बात होती है उसके बीच में फर्क रह जाता है। ठीक, जब भी कोई सीनियर होता है वह बोलते वक्त ये ध्यान नहीं देता कि वो क्या क्या बातें बोल रहा है और बोलते वक्त तो बड़ी बड़ी बातें बोल जाता है, बट जब ऑर्डर लिखने की बारी आती है, जब उसको लिख के देना पड़ता है, तब उसको एक एक चीज़ बहुत सोच समझ के लिखना होता है, क्योंकि लिखी हुई चीज़ तो हमेशा के लिए एज अ प्रूफ आपका एम्प्लॉय रख लेगा। तो इसलिए जब लिखने की बारी आती है तो वो लिखते वक्त बहुत ही सोच समझ के लिखता है। तो इसमें क्या होता है, बोली गई बातों में और लिखी हुई बातों में कुछ डिफरेंस आ जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो एक प्रकार का, तो इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का बैरियर बन के खड़ा हो जाता है और हमेशा लिखी हुई बातों को ही ज़्यादा सिंसियरली लिया जाता है, ज़्यादा सीरियसली माना जाता है और मुंह से बोली हुई वर्बल बातों को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। ठीक, नेक्स्ट है केयरलेसनेस ऑफ अ रिसीवर। आपने किसी से कुछ बात कहा और उसने ऐसे ही इग्नोर कर दिया। ठीक, आपने कहा कि सुनो ऐसा है, तुम्हें 5 सामान लाना है, ये लेते आना, ये लेते आना, ये आपने 5 चीज़ों का, उसने कहीं पे लिखा नहीं उस बातों को, उसने सीरियसली नहीं लिया, बहुत ही केयरलेस तरीके से सुन लिया और लेने चला गया। जब वहाँ गया उसको याद ही नहीं है कि क्या क्या सामान लेना था, 3 सामान लेके वापस आया। तो क्या हो गया, मिसकम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन में एक बैरियर क्रिएट हो गया। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी व्यक्ति रिसीवर है उसको बुलेट पॉइंट्स लेना चाहिए, उसको चीज़ों को पैसिव वे में नहीं लेना चाहिए, उसको जो है हर चीज़ों को बहुत ही केयरफुली सुन के उस पर एक्ट करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेकंड बैरियर मतलब इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर भी खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल बैरियर। फिजिकल का क्या मतलब होता है, जो शारीरिक रूप से वहाँ पे प्रेजेंट हो। ठीक, शारीरिक रूप से प्रेजेंट हो, जैसे आप और मैं अगर बात कर रहे हो और बगल में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सा स्पीकर बजा दे, तो स्पीकर क्या है, वो तो फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम लोग जो बातें कर रहे हैं हमें या तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करना होगा और उसके बाद भी हो सकता है कि मेरी कही हुई पूरी बात आप तक ना पहुँचे और आपकी कही हुई पूरी बात मुझ तक ना पहुँचे। तो ये क्या है, यह एक प्रकार का फिजिकल बैरियर है। ठीक, समझ में आया। इसका पहला प्रकार क्या होता है, नॉइस। नॉइस मतलब शोर। हम लोग बीच चौराहे पे खड़े होकर अगर 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और बगल में बहुत सारा ट्रैफिक है, हॉर्न है, स्पीकर बज रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, तो जो बातें अगर 100% बातें 100 शब्द कहे गए तो सुनने वाले तक 60 या 70 ही पहुंच पाएंगे और वो हो सकता है 40 या 50 ही समझ पाए, क्योंकि उसका दिमाग 10 जगह पे डिस्ट्रैक्टेड है। तो ये एक प्रकार का बहुत बड़ा बैरियर होता है। दूसरा, बैड टाइमिंग। ठीक, बैड टाइमिंग मतलब गलत समय पे बात किया गया। मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी मीटिंग में जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है और आप कोई बहुत ज़रूरी बात लेके आ जाएं, उसका दिमाग इस समय मेंटली वो एक मीटिंग के लिए तैयारी कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है और आपने अपनी बात रखी, उसने सुनी भी पर मानसिक रूप से उसने नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि टाइमिंग गलत थी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो सो रहा है और रात के 12 बजे आप उसको फ़ोन करके कुछ बातें बताने लगी, तो वो तो आधा नींद में है, वो आपकी बातें सुन के बिल्कुल चिड़चिड़ा भी हो जाएगा, अनॉय भी हो जाएगा और आपकी आधी बातों को समझ भी नहीं पाएगा और हो सकता है अगले दिन आपकी बातें याद भी ना रहें। तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन बैरियर बनता है। क्या? बैड टाइमिंग। नेक्स्ट है डिस्टेंस। अगर कोई 2 व्यक्ति हैं, वो एकदम 2-3 फीट की दूरी पे खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो बहुत आराम से बात करेंगे, जितनी बातें बोली जा रही हैं उतनी बातें सुन भी लेंगी। ठीक, अगर यही व्यक्ति एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पे हैं और वह व्यक्ति दोनों एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के बात करें कि अरे सुनो, हाँ क्या हुआ भाई, अरे वहाँ जा रहे हो तो ज़रा ये सामान भी लेते ही आना। ठीक, तो इसमें क्या होता है, आधी बातें तो आपकी डिस्टेंस, दूरी की वजह से, अपनी आवाज़ तेज़ करने की वजह से आधी बातें गायब हो जाती हैं और ये भी एक प्रकार का बैरियर होता है। ठीक, इसका एक अभी तोड़ निकला है कि जब से टेलीकम्युनिकेशन मतलब मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, तब से ये चीज़ें थोड़ा आसान हो गई हैं कि हम डिस्टेंस दूर होने के बावजूद भी अपनी पूरी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक,
तो इसी के साथ हमारा तीसरा बैरियर फिजिकल बैरियर खत्म होता है। फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऐसा बैरियर जो कि संस्था द्वारा दिया गया हो, ठीक, संस्था ने डाला हो कि आप और आप बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, ठीक। देखते हैं इसके कैसे प्रकार होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, मतलब जो संस्था है, जिस कंपनी है, जो फैक्ट्री है या जो भी आप इंस्टीट्यूट है, जहां भी आप काम कर रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट ने यह नियम बना दिया है कि जो जूनियर है वो सीनियर से बात नहीं करेगा। उसने रोक दिया है, उसने ऐसी पॉलिसी बना दी कि नहीं आप बात नहीं करेंगे। जैसे एक चपरासी है और अगर वो प्रिंसिपल से कुछ बात करना चाहता है तो प्रिंसिपल कहते नहीं नहीं मुझसे बात मत करो, आप डायरेक्ट मेरे पास नहीं आते। चपरासी पहले बाबू के पास जाए, बाबू टीचर के पास जाए, टीचर प्रिंसिपल के पास आए और बताए कि ये दिक्कत है, ठीक। तो ये क्या है, अलग अलग नियम बनाए जाते हैं, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं और उस नियम को फॉलो करके आपको बातें करनी पड़ती है। इससे कई बार क्या होता है कि नियम इतने ज़्यादा और इतने लंबे हो जाते हैं कि व्यक्ति, नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाले व्यक्ति से बात ही नहीं करना चाहता, ठीक। तो इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन बाधित हो जाता है। दूसरा है अननेसेसरी रिलायंस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस गाइडलाइन, ठीक। कभी कभी क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि हर एक व्यक्ति को बात करने की कुछ गाइडलाइन बनी हुई है, कुछ नियम बना हुआ है। कभी कभी ये इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं कंपनी द्वारा कि वो कंपनी में एक दूसरे से बात करने की बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। समटाइम्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इज एक्सक्लूडेड और मैनिपुलेटेड, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जूनियर है वो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज सीनियर को देना चाहता है, पर एक चेन बनी हुई है, गाइडलाइन बनी हुई है कि नहीं आप ऐसा करिए। जैसे चपरासी है, चपरासी क्या करेगा, बाबू को बताएगा, बाबू क्या करेगा, टीचर को बताएगा, टीचर क्या करेगा, प्रिंसिपल को बताएगा। वह बात अगर सीधे प्रिंसिपल को बताई गई होती तो एक तो जल्दी पहुंच जाती, प्लस पूरी की पूरी 100% बात पहुंचती। पर यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने 100 बताई बाबू को, बाबू ने टीचर को कुछ कट कर दिया, 80 बताई, टीचर ने प्रिंसिपल को कुछ कट कर दिया, 60% बात बताई। तो बात क्या हुई, बीच में कटती चली गई और इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़रूरी बात ही जो है छूट जाती है या बदल जाती है, ठीक। थर्ड है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, जूनियर और सीनियर। सुपीरियर मतलब सीनियर, सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर। सीनियर और जूनियर का एक दूसरे से रिश्ता कैसा है, किस प्रकार का रिश्ता। जैसे अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें, वहाँ पे डिसिप्लिन प्रायोरिटी है, ठीक। अगर सीनियर को अपने जूनियर से कुछ बात करनी है तब तो पॉसिबल है, कोई भी अधिकारी किसी भी जूनियर से आके कोई भी बात कर सकता है, पर अगर जूनियर को सीनियर से बात करनी है तो संभव नहीं है। एक गाइडलाइन एक बनी हुई है, एक रूल बना हुआ है और उसी रूल के मुताबिक ही एक दूसरे से बात हो सकती है, ठीक। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बहुत रिजिड होता है। रिजिड मतलब बहुत सख्त होता है कि नहीं, हमें मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड बातों का एक बहुत ही कड़क नियम होगा और इस तरह से कोई भी जूनियर आके सीनियर से सीधी बात नहीं कर पाएगा। डिसिप्लिन के लिए ये कहीं ना कहीं ज़रूरी भी होता है, पर कभी कभी इतनी ज़्यादा सख्ती हो जाती है कि जूनियर सीनियर को कोई बात ही नहीं बताना चाहता, ठीक। तो वो भी एज अ कम्युनिकेशन बैरियर एक्ट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है उसको अलग अलग हायरार्कियल चेन लेवल से, हायरार्की मतलब पदों से, ठीक, अलग अलग लेवल से, स्टेप्स से गुजरना पड़ता है कि जो प्यून है वो क्लर्क को बताए, क्लर्क जो है जूनियर एम्प्लॉय को बताए, जूनियर एम्प्लॉय सीनियर एम्प्लॉय को बताए, सीनियर एम्प्लॉय टीम लीडर को बताए, टीम लीडर मैनेजर को बताए, ठीक। एक चेन बनी हुई है कि इसी चेन में बात करनी है। अब फिर अगर वो सेम चीज़ कि मान लीजिए कि प्यून को छुट्टी चाहिए, तो प्यून ने क्या किया, अपने क्लर्क को बताया कि सर मुझे कल छुट्टी चाहिए। क्लर्क बोलता ठीक है मेरे हाथ में नहीं है, मैं ऊपर पूछता हूँ। क्लर्क ने क्या किया, एचआर मैनेजर से पूछा कि सर वो प्यून को छुट्टी चाहिए। वो कह रहे मेरे हाथ में भी नहीं छुट्टी देना, मैं मैनेजर से पूछता हूँ। फिर एचआर ने मैनेजर से पूछा कि अरे वो जो प्यून है ना उसको छुट्टी चाहिए। मैनेजर बोला नहीं अभी तो क्यों छुट्टी चाहिए, अभी क्या ज़रूरत है। फिर मैनेजर ने एचआर को बोला क्यों छुट्टी चाहिए, क्या ज़रूरत है। एचआर ने क्लर्क को बोला क्यों छुट्टी चाहिए, क्या ज़रूरत है। क्लर्क ने प्यून को बोला क्यों छुट्टी चाहिए, क्या ज़रूरत है। फिर प्यून ने बोला कि अरे मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है, मुझे उसको लेके हॉस्पिटल जाना है। फिर उसने एचआर को बताया कि अरे उसकी पत्नी की तबीयत ख़राब है, उसको हॉस्पिटल जाना है। फिर उसने मैनेजर को बताया। आप समझ पा रहे हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर हायरार्की में बना हुआ है कि नीचे और ऊपर बात करने के लिए काफ़ी सारे लेवल्स को पार करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। डिस्टॉर्ट मतलब तोड़ मड़ोड़ के पेश की जाती है, जिसकी वजह से कंपनीज में काफ़ी नुकसान हो सकता है और जो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाती है।
लास्ट क्या है, शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटी। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनी है उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि वो एक दूसरे से बात करवा सकें। ठीक, जैसे मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और आप अपने कस्टमर से बात करना चाहते हैं, पर आपके पास फीडबैक सिस्टम ही नहीं है। आपने सामान बेचा, कस्टमर लेके घर गया, वो सामान अच्छा है या बुरा है वो कस्टमर कंपनी को वापस कैसे बताएगा? उसके लिए एक प्रॉपर फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, एक वेबसाइट होनी चाहिए या कोई फीडबैक फॉर्म होना चाहिए जो कि कस्टमर बता सके कि हाँ आपका प्रोडक्ट ये खराबी है, ये अच्छाई है, ये सही है, ये गलत है। तो कई बार ऐसा क्या होता है, हमारे पास फैसिलिटीज़ ही नहीं होती हैं कि हम कम्युनिकेशन अपने टारगेट ऑडियंस से कर सकें। और इसी के साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी खत्म होता है। अब हम अपना नेक्स्ट बैरियर देखते हैं। ये है पर्सनल बैरियर, मतलब व्यक्तिगत दिक्कतें। आपको पर्सनली किसी व्यक्ति से कोई दिक्कतें हो तो इसको क्या कहते हैं, पर्सनल बैरियर्स। इसमें पहला पॉइंट क्या है, बैरियर पोस्टेड बाय सुपीरियर्स। बैरियर पोस्टेड बाय सुपीरियर मतलब सीनियर द्वारा कुछ दिक्कतें या अड़चनें पैदा की जाती है। कई बार ऐसा क्या होता है कि जो सुपीरियर होते हैं उनका एक सुपीरियर एटीट्यूड होता है कि अरे मैं सीनियर हूँ, मैं जो बोल, मुझसे ऐसे कैसे आके बोल दिया उसने, उसको तमीज़ नहीं है बात करने की, अब मैं इससे बात करूंगा, मैं उससे बात करूंगा, अब मैं चलूँ चपरासियों से बात करता फिरूँ। तो उनका क्या होता है, एक सुपीरियर एटीट्यूड होता है कि मैं तो सीनियर हूँ, मैं कैसे इनसे बात कर सकता हूँ। इसकी वजह से वो अपने जूनियर से, अपने सबऑर्डिनेट से बात नहीं करना चाहते, जिसके कारण एक कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर आ जाता है। दूसरा क्या होता है, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। ठीक, मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि आम जनता राजा से बात नहीं कर सकती थी। उनको ऐसा लगता था कि आज अगर वो मुझसे आके बात कर लेंगे तो कल को मुझे उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के वो मेरी अथॉरिटी, ठीक, मेरी अथॉरिटी पे क्लेम कर दें कि अरे तुम तो बेकार आदमी हो, तुम तो ऐसे ही हो, तुम कौन सी बहुत बड़ी चीज़ हो। ठीक, तो हमेशा सीनियर जो होता है उसको ऐसा लगता है कि कहीं सबऑर्डिनेट्स जो मेरे जूनियर हैं कहीं कल को आके मेरी अथॉरिटी को ना चैलेंज कर दे कि आप होते कौन हैं ऐसा कहने वाले। ठीक, कहीं कोई मुझसे मिसबिहेव ना कर दे, कहीं मुझे कोई ऐसी बात ना बोल दे जिससे मेरी अथॉरिटी को चैलेंज हो जाए। तो इसलिए भी सीनियर जो है अपने सबऑर्डिनेट से बात करने के लिए थोड़ा सा बैरियर रखते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा जूनियर बहुत ही बेवकूफ़ है, उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर कोई एबिलिटीज़ नहीं है, मैं उससे क्या ही बात करूं। ठीक, कई बार निगलेक्टिंग द जूनियर्स का मतलब है कई बार हम अपने जूनियर्स को सिर्फ निगलेक्ट करने के लिए कि मैं उससे बात ही नहीं करना चाहता, इसलिए भी सीनियर्स जो हैं अपने जूनियर्स को नहीं करते। और लास्ट पॉइंट है एम्फेसाइजेस ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जो सीनियर होता है वो हमेशा कहता है कि नहीं नहीं, जो एक चैनल बना हुआ है, एक हायरार्की जो बनी हुई है कि आप प्यून क्लर्क से बोले, क्लर्क एचआर से बोले, एचआर मैनेजर से बोले, मैनेजर सीनियर मैनेजर से बोले, ये जो हायरार्की बनी हुई है आप इसी को फॉलो करो, आप नियम फॉलो करो, आप मुझसे डायरेक्ट बात ना करो। इस चीज़ पे भी कभी बार सुपीरियर अड़े रहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है बैरियर्स पोस्टेड बाय सबऑर्डिनेट्स, मतलब जूनियर द्वारा कुछ बैरियर लगाए जाते हैं कि बात ना करने में कई बार जूनियर भी बैरियर लगाते हैं। जैसे रिलेक्टेंस टू कम्युनिकेट, मतलब जिद पे आ जाना कि मैं नहीं कम्युनिकेट करूंगा, थोड़ा सा उससे हिचकना या उसको दूर रखना। कई बार ऐसा होता है कि एक हिचक होती है जूनियर के अंदर, एक हिचक होती है जिसकी वजह से वो उस हिचक की वजह से अपने सीनियर से, कुछ लोग क्या होता है कुछ शर्माते हैं या कुछ हिचकते हैं या कुछ इज्जत बहुत ज़्यादा करते हैं, इस वजह से अपने सीनियर्स के सामने बोल नहीं पाते। कुछ लोग डरते हैं कि अरे ऐसा ना हो कि सीनियर को बुरा लग जाए, मेरी नौकरी चली जाए। तो इसकी वजह से, उस रिलक्टेंस की वजह से आप जो है जो जूनियर होता है वो सीनियर से बात नहीं करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ मोटिवेशन। जैसे मान लीजिए कि आप एक कंपनी के सीनियर मैनेजर हैं, अब आपका जूनियर कुछ छोटी सी गलती करता है और आप उसको खूब डांटते हैं, सबके सामने बेइज्जत करते हैं कि ये क्या तरीका है, तुम बेवकूफ़ हो, यही पढ़ के आए हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, ये देखो तुमसे जूनियर है उसको तुमसे ज़्यादा आता है। तो अगर आप बार बार अपने जूनियर्स को इस तरह डांटेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि जूनियर अपने आप को मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे और आपसे बात करने में हिचकेंगे, आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, अवॉइड करेंगे आपसे बात करना। तो वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर है कि अगर हर छोटी छोटी बातों पे आप अपने जूनियर्स को हमेशा डांटते रहेंगे तो वो आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। नेक्स्ट है पुअर लिसनिंग। ठीक, पुअर लिसनिंग का क्या मतलब है कि आप सुनना ही नहीं चाहते बातों को।
ठीक, पर्सनली आप सुनना ही नहीं चाहते बातों को। इसमें क्या है, ईगोइज्म। ईगो मतलब आपका अहम सामने आ जाता है। आपको ऐसा लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, बाकी ये सब बेवकूफ आज के आए लड़के मुझे सिखा रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है, इसको कहते हैं हम लोग ईगोइज्म। आप इसके सामने कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है पर आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो। ठीक, ऐसा जैसे आप वकीलों में देखिए, वकील दूसरे की बात ही नहीं सुनना चाहते। पुलिस वाले, आप जाके बोलिए पर उनको ऐसा लगता है कि नहीं तुम अभी मुझे सिखा रहे हो कानून, मुझे कोई कानून नहीं सिखा सकता। ये मैं ऐसे जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, सबके लिए नहीं है, बट किसी कुछ फील्ड्स है जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। दूसरा है इमोशंस। कई बात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं हम, और कोई सामने वाला हमको समझाने के लिए कुछ बोलता रहता है पर हम उसकी बात नहीं सुनते। अपने गुस्से की वजह से हम उसकी बात नहीं सुनना चाहते कि नहीं 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 मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुमने मुझे खराब सामान दिया है, ये सामान तुम मुझसे वापस लो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ठीक, तो उसमें भी क्या होता है, वो भी एक बैरियर की तरह काम करता है कम्युनिकेशन में। और थर्ड पॉइंट है सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन मतलब कि कुछ बातें हैं आप उतना ही पार्ट सुनते हो जितना आप सुनना चाहते हो, जितना आपको अच्छा लग रहा है। जब आपको नहीं अच्छा लगता है, जब आपके अगेंस्ट कोई कुछ बोलने लगता है तो आप सुनना बंद कर देते हो। आप तब तक तो सुनते हो जब तक आपकी तारीफ हो रही है, पर अगर किसी व्यक्ति ने कह दिया कि आपको अगर आप ये पॉइंट पे थोड़ा सुधार कर लें तो और बेहतर हो सकता है, और वो सुधार वाला पार्ट आप सुनना छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे अगेंस्ट बोला जा रहा है, मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, पता नहीं क्यों बोल रहा है, और आप सुनना बंद कर देते हो। ठीक, यही 3 पॉइंट होते हैं पुअर लिसनिंग के। नेक्स्ट, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। सोशियो मतलब होता है समाज, और साइकोलॉजिकल मतलब होता है मानसिक। वह बैरियर जो कि आपको समाज के द्वारा मानसिक रूप से बनाया गया हो। ठीक, समाज और आपकी मानसिकता दोनों को मिला के आपकी जो मानसिकता है वो समाज द्वारा ही बनती है। आप जैसे समाज में रहेंगे वैसी ही आपकी मानसिक स्तर होती जाएगी। अगर आप ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर आप किसी ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे आप देखते हैं कि हमेशा औरतों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको अपने से नीचा बैठाया जाता है, उनको ऐसा दिखाया जाता है नहीं नहीं तुम क्या जानो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम क्या जानो, तुम मूर्ख हो। अगर आप ऐसे ही समाज में हमेशा रहेंगे तो आपकी मानसिकता भी वैसी ही बनती जाएगी कि हाँ औरतों को तो कुछ नहीं आता, इन लोगों को क्या आता है, ये लोग तो बेवकूफ़ हैं, हम बड़े हैं। ठीक, तो इसको क्या कहा जाता है, ये एक सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक, ये एक सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि समाज द्वारा आपकी मानसिकता को डेवलप कराया गया। ठीक, इसी तरह क्या है, सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक, इसमें क्या होता है, जब तक इंसान का जो पर्सनल एटीट्यूड और ओपिनियन है, जो मतलब अगर आपका ऐसा सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर बन गया है कि नहीं औरतें तो बेवकूफ़ हैं, औरतों को तो ऐसे कुछ आता ही नहीं है, ये है वो है, अगर आपकी एक ऐसी मानसिकता बन गई है तो आपसे चाहे जितनी बार बताया जाए, जितना कम्युनिकेट किया जाए कि ऐसा कुछ नहीं है, औरतें भी वो सब काम कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकता है। औरतें, इवन लड़कियां लड़कों से अब तो आगे निकल रही हैं, काफ़ी आगे, काफ़ी सारी फील्ड्स में लड़कियां काफ़ी आगे जा चुकी हैं, आगे हैं। तो बट आप उस बात को सुनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका एक ऐसा एटीट्यूड बना हुआ है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति। ठीक, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल होता है रिलीजन। जब आप बचपन से एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं और बाद में आपसे कोई बताए कि देखिए आपके रिलीजन में ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, इसको दूर किया जा सकता है, इंसान उस चीज़ को सुनना ही नहीं चाहता है, उसको एक बैरियर बना लेता है। ठीक, नेक्स्ट, क्लोज माइंडेडनेस। क्लोज माइंडेडनेस मतलब संकुचित सोच वाले। ठीक, सेम एग्जांपल, अगर आपने अपनी एक संकुचित सोच बना ली है कि जो मैं सोच रहा हूँ ये ऐसा ही है, तो फिर आपको चाहे जितना बताया जाए, चाहे जितना समझाया जाए, आपको वह बात समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटस कॉन्शियसनेस। ठीक, स्टेटस कॉन्शियसनेस का क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, कोई भी जूनियर हो या सीनियर हो, वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस होता है अपने स्टेटस को लेके कि अरे मैं सीनियर हूँ, ये मेरा जूनियर है, ये मुझे बताएगा कि क्या करना है। भले वो जूनियर सच बात बोल रहा हो, सही बात बोल रहा हो, उसका आइडिया आपके आइडिया से बेहतर हो सकता है। ठीक, उसका दिया हुआ सुझाव आपके सुझाव से बेहतर हो सकता है, पर आपका स्टेटस कभी उसके आड़े आ जाता है कि हाँ मैं 10 साल से कर रहा हूँ, ये अभी 1 साल से कर रहा है, इसको क्या पता, ये मुझे बताएगा। ठीक, इतना बड़ा हो गया कि मुझे बताएगा।
कई बार घर परिवार में ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कुछ बातें कहते हैं और घर के जो बच्चे होते हैं वो उससे बेहतर सुझाव दे रहे होते हैं, पर बच्चों के सुझाव को दबा दिया जाता है कि हाँ तुम अभी आज के आए लड़के मुझे सिखा रहे हो। तो ये क्या होता है, ये एक स्टेटस कॉन्शियसनेस होती है कि मेरा स्टेटस तुमसे ऊंचा है और मैं तुम्हारी बातों को कैसे मान सकता हूँ। इसमें क्या होता है, लोग सुनना नहीं चाहते आपकी बात, वो एक प्रकार का बैरियर क्रिएट कर लेते हैं कम्युनिकेशन के बीच में कि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। ठीक, इसी के साथ हमारा सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर खत्म होता है। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर। कल्चरल मतलब हमारी सांस्कृतिक। जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, ठीक, तो वहाँ पे हर एक जाति, धर्म, स्टेट और कल्चर के लोग होते हैं अलग अलग। अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो एक साउथ इंडियन भी होगा, एक नॉर्थ इंडियन भी होगा, कुछ चाइनीज़ भी होंगे, कुछ जापानीज़ भी होंगे, अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग कल्चर के लोग होंगे। और जब इतने सारे कल्चर के लोग होंगे तो ऑब्वियसली हर व्यक्ति के कल्चर को, भाषा को नहीं समझ पाएगा, तो उससे कम्युनिकेशन के बीच में एक बैरियर आता है। तो इसलिए पहला बैरियर कैसे है, लैंग्वेज को लेके कि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग स्टेट, अलग अलग रीजन, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं और इस भाषाओं की वजह से एक कम्युनिकेशन के बीच में एक बैरियर आ जाता है और हम समझ नहीं पाते कि सामने वाला क्या कह रहा है। दूसरा है हॉस्टाइल स्टीरियोटाइप। हॉस्टाइल मतलब बहुत ही रिजिड इन अ नेगेटिव वे, उसको हम लोग कहते हैं हॉस्टाइल। ठीक, बहुत ही रिजिड मतलब बहुत ही सख्त, बहुत ही अड़ियल। और स्टीरियोटाइप का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक प्रेजुडिस फॉर्म करना। प्रेजुडिस का क्या मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ के लिए एक पूर्व निर्धारित धारणा बना लेना कि ये तो ऐसे ही है। ठीक, जैसे मान लिया जाता है कि अगर मैं स्टीरियोटाइप की बात करूं तो हम हमेशा से पढ़ते क्या आ रहे हैं कि जो गोरा व्यक्ति है वो सुंदर है, जो काला व्यक्ति है वो कुरूप है। ठीक, ये हमारा एक बहुत ही हॉस्टाइल स्टीरियोटाइप है, ये बहुत ही नेगेटिव स्टीरियोटाइप है कि ये मान लिया गया है, बट ऐसा सत्य नहीं है। बहुत सारी मिस यूनिवर्स बनी हैं जो कि ब्लैक इन कलर है बट वो बहुत खूबसूरत है। ठीक, तो ये एक हॉस्टाइल स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, कई बार हम कुछ चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों के एक पर्टिकुलर ट्रेड्स को अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि यह इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये इस रीजन से बिलोंग करते हैं, इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये ऐसे ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आप पंजाब के रहने वाले हैं या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उसी सेम ऑफिस में कोई साउथ इंडियन भी काम करता है, तो आप उससे बात नहीं करेंगे कि अरे नहीं ये लोग तो बड़े रूड होते हैं, ये लोग तो बहुत ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मैं इनसे बात नहीं करूँगा। सेम चीज़ साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन के लोगों से बात नहीं करना चाहते कि अरे नहीं यूपी बिहार वालों से मैं बात नहीं करूँगा, वो लोग तो बड़े गुस्सैल होते हैं, बहुत क्रिमिनल होते हैं, ऐसे होते हैं। ये क्या है, ये एक हॉस्टाइल स्टीरियोटाइप होता है कि मैं इस पर्टिकुलर स्टेट, इस पर्टिकुलर रिलीजन, इस पर्टिकुलर रीजन के व्यक्ति से बात नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार के होते हैं। ठीक, तो जो हमारा पूर्व निर्धारित एक धारणा होती है हमें उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी ये बीच का बैरियर हट पाएगा। फिर क्या होता है, बिहेवियर डिफरेंस। ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि अलग अलग धर्म के व्यक्ति, अलग अलग जाति के व्यक्ति, अलग अलग स्टेट के व्यक्ति अलग अलग प्रकार का बर्ताव करेंगे। ठीक, जैसे अगर आप यूपी बिहार की बात करें और यूपी बिहार में अगर आप कह दें कि पापा तू जा, तो बहुत बुरा माना जाता है कि अरे पिताजी को कह रहा है कि तू जा, तू खा ले, पापा तू खा ले मैं खाऊंगा। वहां पे माना जाएगा कि अरे पापा को तुम तू कह रहे हो, यही तुम्हारी संस्कार, यही तुम्हारा इज्जत है। ठीक, हमारे यहाँ कहा जाता है कि पापा या पिताजी आप खा लीजिए। ठीक, बट ये बहुत कॉमन एक भाषा है। आप राजस्थान चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, बापू तू खा ले, वहां पे ये एकदम कॉमन है कि बापू तू खा ले। ये एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है और वहाँ के लोगों के लिए बहुत आम चीज़ है। वहाँ की भाषा ही यही है कि बेटा आता है, पिता से कहता है कि बापू तू खा ले। पर अगर आप यूपी में या बिहार में कह दीजिए कि पापा तू खा ले, पापा निकाल के तो झापड़ की ऐसे बोलते हैं पिताजी से। तो ये क्या है, अलग अलग प्रकार का बर्ताव अलग अलग रिलीजन, अलग अलग स्टेट, अलग अलग रीजन द्वारा किया जाता है। हो सकता है वह बर्ताव उनके यहाँ बहुत कॉमन हो
बहुत आम हो और आपके यहाँ इतना आम ना हो, तो इसके कारण क्या होता है, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिससे दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि उसका बिहेवियर खराब है, इनको लगता है कि उसका बिहेवियर खराब है। बिहार, यूपी बिहार में हम लोग कहते हैं कि हम जाएंगे, और महाराष्ट्र में कहा जाता है मैं जाऊंगा, मैं करूंगा। तो वहां पे कहा जाता है हम का तो मतलब है कई सारे लोग, मैं का मतलब है एक। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से अलग अलग बिहेवियर होते हैं, और हो सकता है इस बिहेवियर, एक व्यक्ति का बिहेवियर दूसरे व्यक्ति को ठीक ना लगे, इसलिए एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है इमोशनल डिस्प्ले। इमोशनल डिस्प्ले क्या है, इसका मतलब है आप समय समय पे भाव को प्रकट करना। ठीक, पर्सनल लाइफ में आप समय समय पे भावुक हो सकते हैं, आप किसी बात को बताते हुए दुखी हो सकते हैं, रो सकते हैं, या बहुत हंस के बता सकते हैं। पर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में, जब आप बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी भी बात पे भावुक होना सही नहीं माना जाता है, और ये प्रोफेशनल नहीं माना जाता है। तो इसलिए हमें अपने भावों को, अपने भावुकता को बहुत ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म का क्या मतलब होता है, ये बहुत ही अच्छा शब्द है एथनोसेंट्रिज्म। ये एथनो, दो शब्द हैं इसमें, एथनो और सेंट्रिज्म। ठीक, एथनो का शब्द आया है एथनिसिटी से, और सेंट्रिज्म का मतलब है सेंटर में। ठीक, एथनिसिटी को सेंट्रिक बनाकर किया हुआ कार्य। जैसे मान लीजिए कि एक ऑफिस है, वहां पे यूपी के लोग भी काम करते हैं और बिहार के लोग भी काम करते हैं। ठीक, या यूपी के लोग भी काम करते हैं और महाराष्ट्र के लोग भी काम करते हैं। तो सारे यूपी वाले एक ग्रुप बना ले और सारे महाराष्ट्र वाले एक ग्रुप बना ले, और सब यूपी वाले कहने लगे कि अरे हमारे लोग हैं, वो उनके लोग हैं। तो एक ही ऑफिस में काम करने वाले लोग दो भाग में बट गए, एक हमारा ग्रुप हो गया, एक उनका ग्रुप हो गया, अस वर्सेस देम। तो इसको क्या कहा गया, एथनोसेंट्रिज्म। ठीक, एथनोसेंट्रिज्म ये बहुत खराब होता है कि एक ही जगह पे आप विभाजित करके दो अलग अलग गुट या दो अलग अलग ग्रुप में विभाजित हो जाएं। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाएगा, और एक कंपटीशन, नेगेटिव कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना चलने लगेगी। ठीक, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर होता है कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट एंड द लास्ट बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया हुआ बैरियर, इसको हम लोग टेक्नोलॉजी द्वारा क्रिएटेड बाधाएं, इसको हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजिकल बैरियर। इसमें पहला पॉइंट है यूज ऑफ ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी। ऑब्सोल्यूट मतलब आउटडेटेड, वो टेक्नोलॉजी जो आउटडेट हो चुकी है, जो अब और ज़्यादा प्रयोग में नहीं है। जैसे आज के ज़माने में अगर आपको कोई एसएमएस करे, आप पढ़ेंगे नहीं, या पत्र लिखें, पता चला आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, उसने आपको पत्र लिख के भेजा है, वो एक हफ्ते बाद आपका पत्र पहुंच रहा है, आप कह रहे इतनी सी बात फ़ोन कर लेते यार, मैसेज कर देते, व्हाट्सएप कर देते। तो क्या होता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ अपने कम्युनिकेशन को अपडेट नहीं करते चलेंगे, तो क्या होगा, वो एक प्रकार का बैरियर बन जाएगा। जो बात आप कहने चाहते हैं वो सही समय पे सही जगह पे पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ये क्या है, यूज ऑफ ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी। ठीक, सेकेंड है लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति है, हमारे भी ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको व्हाट्सएप चलाने नहीं आता, वो अभी भी वो वाला मोबाइल लेके घूमते हैं, वो बटन वाले। ठीक, तो ऐसा व्यक्ति जो व्हाट्सएप चला सकता है, उसकी कम्युनिकेशन की स्पीड देखिए, जो बात करनी है तुरंत कट 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 बात किया, खत्म। वह व्यक्ति जो बटन वाला मोबाइल लेके घूम रहा है, उसकी कम्युनिकेशन की पावर एज कंपेयर टू उससे कम हो जाएगी। तो अगर हमें टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर की तरह बन के आता है हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे कम्युनिकेशन में एक बाधक होता है। थर्ड पॉइंट है टेक्निकल नॉइज। नॉइज का मतलब होता है शोर। टेक्निकल नॉइज का मतलब होता है जैसे आप टीवी देख रहे हैं पर वो झिलमिला रहा है, वो शोर नहीं है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, टीवी आप देख रहे हैं बट वो एकदम बुरी पिक्चर क्वालिटी है और ऐसे से झिलमिला रहा है, तो वो क्या है, वो टेक्निकल नॉइज है, वो बाधक है। आप जो चीज़, जो मीडियम
जो वो आपको मैसेज पास करना चाहता है उसके बीच में वो रुकावट पैदा कर रहा है, तो वो क्या है, टेक्निकल नॉइस है। आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं पर वो फ़ोन खड़खड़ 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 खड़ा रहा है, वॉइस क्वालिटी कटना, ये सब क्या है, ये टेक्निकल नॉइस है। ठीक, लास्ट पॉइंट है डी हर्डल एट द डीकोडिंग स्टेज। हर्डल मतलब एक रेस होती है, हर्डल रेस, एक ऐसे लकड़ी का वो फट्टा बना के रखा जाता है जिसको डांक के जाया जाता है, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं हर्डल। हर्डल मतलब रुकावट या बाधक। ठीक, हर्डल एट डीकोडिंग स्टेज, जब आपको मैसेज मिला तो जब आप उसको डीकोड कर रहे हैं तब आने वाली बाधाओं को हम लोग कहते हैं हर्डल एट द डीकोडिंग स्टेज। अगर किसी व्यक्ति की पढ़ने की क्षमता अच्छी ना हो, आपने अंग्रेजी में लिख के दे दिया उसको मैसेज, पर वो इंग्लिश समझ ही नहीं आती है, अच्छे से नहीं आती है, अब वो पढ़ ही नहीं पा रहा है और पढ़ भी ले रहा है तो उस मैसेज को समझ ही नहीं पा रहा है। ठीक, उसके जैसे मान लीजिए सेम चीज़ किसी व्यक्ति को इमोशनल बायस है। इमोशनल बायस मतलब किसी एक पक्ष के प्रति उसका झुकाव ज़्यादा है। मान लीजिए दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, जो दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं उसमें से एक मेरा भाई है और एक कोई अन्य व्यक्ति है, भले अन्य व्यक्ति सही ही क्यों ना हो, पर अगर झगड़ा हो रहा है तो मेरे भाई के प्रति एक इमोशनल बायस होगा। तो भले दोनों पार्टी है बट मैं उसकी बात कम सुनूंगा और इसकी बात ज़्यादा सुनूंगा, तो ये क्या हो गया, इमोशनल बायस है। इससे भी कम्युनिकेशन, आप जो दूसरा व्यक्ति है वो अपनी बात आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रहा है पर आप उसको सुनना ही नहीं चाहते हो, तो क्या हुआ, जब बात डिकोड करने की बारी आई तो मैं उस बात को सुनना ही नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा इमोशनल बायस है उस व्यक्ति के प्रति, एक व्यक्ति के प्रति, तो इसलिए मैं दूसरे व्यक्ति की बात सुनना नहीं चाहता। ठीक, तो ये क्या है, ये डिकोडिंग स्टेज पे आने वाले हर्डल्स हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे 8 बैरियर्स ख़त्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको 8 बैरियर्स सही से समझ में आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर इन बैरियर्स से आगे कैसे निकला जा सकता है, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। ठीक, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।